गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार तिवारी। आज क्लास 9th को फिजिक्स का पहला लेसन, जिसको हम कहते हैं मोशन या गति, में पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है। जैसे चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानने की जरूरत है, जिनमें हम कहते हैं अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियां किसको कहेंगे? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, समय, आयतन, चाल, ऊर्जा आदि, ये सब अदिश राशियां हैं। और फिर अगला सदिश राशियां, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब सदिश राशियां हैं। अब हम किस किस वस्तु कहेंगे कि क्या है गति? गति की परिभाषा क्या है, या क्या होगा जो हम समझेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में? इसको देखते हैं। गति कहते हैं किसी वस्तु को गति की अवस्था में तब कहा जाता है जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसा अगर मैं अभी यहां पर हूं, 2 सेकंड में मैं वहां चला जाऊं और फिर उसके बाद फिर 2 सेकंड में इधर आ जाऊं, तो हमारी स्थिति में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, तो हमको कहा जाएगा कि हम गति की अवस्था में है। तो गति क्या है? जब किसी वस्तु को गति की अवस्था में तब कहा जाता है जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। यदि समय गुजरता जाए और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कहते हैं कि वस्तु विराम की अवस्था में है। हमारे अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। जैसे मैंने बोला था कि अब हम लोग दूरी और विस्थापन को पढ़ेंगे। क्या है दूरी और क्या है विस्थापन? दूरी को सबसे पहले देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है। फिर विस्थापन देखते हैं। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं। पहला जो दोनों में पॉइंट हम कर सकते हैं, जैसे एक तरफ दूरी और एक तरफ विस्थापन, तो पहला हम इसके डिफिनेशन को यहाँ पर परिभाषा को मेंशन कर सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और इसमें विस्थापन की परिभाषा को। दूसरा जो पॉइंट कर सकते हैं, दूरी एक अदिश राशि होती है, जो इसमें हम लिख सकते हैं, और विस्थापन को लिख सकते हैं, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तीसरा है कि तीसरा पॉइंट, दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि विस्थापन कितना है। ये तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आज मैं क्लास 9th को फिजिक्स में पहला लेसन जो है गति या मोशन, उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि दूरी क्या है, अदिश राशियां, सदिश राशियां, गति, फिर दूरी और विस्थापन, जिसमें मैंने गति के बारे में आपको बताया था कि किसी वस्तु को हम कब गतिमान की अवस्था में या कब गति की अवस्था में कहेंगे, जब वह किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसको हम गति की अवस्था में कहते हैं, और अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो वो विराम की अवस्था में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सरल रेखीय गति। तो देखिए, गति का सबसे अच्छा उदाहरण सरल रेखीय गति है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अब आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं और देखते हैं कैसे हम इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन का निर्धारण करेंगे। जैसे कोई वस्तु बिंदु O से चलना प्रारंभ करती है और ये A तक जाती है। जैसे इसके बीच की दूरी को दिया गया 10, 20, 30, 40, ये सब मीटर में है। O से चलना प्रारंभ करती है, सरल रेखीय गति है, तो इसको हम निर्देश बिंदु मान सकते हैं, और A तक जाती है, पुनः A से चलते हुए ये B से होते हुए C तक आती है। तो अब हम देखते हैं ये यहां से जाती है और पुनः यहां तक आती है। इस स्थिति में इसने कितनी दूरी तय की, इसकी गणना करते हैं। फिर विस्थापन आएंगे। तो सबसे पहले दूरी की बात करें, O से चलकर A तक तथा पुनः C तक आने में चली गई कुल दूरी, यहां से ये चलना प्रारंभ की और पुनः ये आई, तो इसको हम सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी निकालते हैं। फिर ये जो दूरी है उसको निकालते हैं,
तो हम इसको दो पार्ट में हमने लिखा ओ ए प्लस ए सी। तो ओ से चलकर ए तक आने में चली गई, सी तक आने में पुनः चली गई दूरी, तो ओ ए प्लस ए सी। तो ओ से ए के बीच की दूरी है आपका 90 मीटर, जो यहाँ पर लिखा गया है। और पुनः ए से सी के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये है 60 मीटर। तो कुल मिला के दूरी हो गई 150 मीटर, जो एक बार यहां से चलकर पुनः यहां तक आने में चली गई दूरी है। अब हम लोग निकालते हैं इनके बीच का विस्थापन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था किसको कहते हैं विस्थापन। तो अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में, तो दो बिंदुओं के बीच मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी लेंगे उन बिंदुओं के बीच में। तो O से एक सी के बीच में अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें तो ये है। तो देखिए O और C के बीच विस्थापन को हम गणना करें तो OC और ये है 30 मीटर। ये आपका आया हमारा सरल रेखीय गति का एक उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे एक समान और असमान गति। आइए अब देखते हैं किसको कहेंगे एक समान गति और असमान गति। जैसा कि अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे ये वस्तु जो प्रारंभिक स्थिति में थी, ये 5 सेकंड में 10 मीटर दूर गई, तो इनके बीच की दूरी हुई 10 मीटर। फिर पुनः 5 सेकंड में 20 मीटर तक पहुंची, तो इनके बीच की दूरी हुई 10 मीटर। और अगले 5 सेकंड में ये 20 से 30 मीटर तक के बीच की दूरी तय की इस बिंदुओं के सापेक्ष, तो इनके बीच की भी दूरी हुई 10 मीटर। अब हम देख रहे हैं इन स्थितियों में हर एक 5 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, अलग समान समय में समान दूरियां तय कर रही है। तो इसकी गति को हम कहेंगे एक समान गति। और बात करें असमान गति की, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। ये देखते हैं उदाहरण से। जैसे ये प्रारंभ में मूल बिंदु O पर थी, जिसको हम निर्देश बिंदु कहते हैं। 5 सेकंड में ये यहां पर पहुंच गई, तो इनके बीच की दूरी यहां से निकली 20 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में ये यहां पहुंच गई, तो अब इनके बीच की दूरी ये 20 मीटर और ये 30 मीटर, तो इनके बीच की दूरी निकली 10 मीटर। आप देखिए फिर अगले 5 सेकंड में ये जो 30 मीटर पे थी पहुंच के 60 मीटर पे चली गई, तो इनके बीच की दूरी निकली 30 मीटर। हम देख रहे हैं समय तो हमारा समान है, लेकिन इस वस्तु द्वारा चली गई हर एक बिंदु के बीच की दूरी अलग अलग है। तो हम इस प्रकार की गति को कहेंगे असमान गति। ये हमारे गति से संबंधित था कि किसको हम एक समान गति और असमान गति कहेंगे। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गति की दर का मापन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो पाठ्यक्रम में गति की दर का मापन, या इसको हम चाल भी कहते हैं। क्यों चाल कहते हैं इसको देखिए। एक दी गई निश्चित दूरी को अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय में तय कर सकती हैं। कुछ की गति तीव्र हो सकती है और कुछ की गति कम। अतः एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी से ही गति की दर का मापन किया जाता है और उसी को हम चाल कहते हैं। तो चाल क्या है? चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय अंतराल। ये था चाल। मात्रक की बात करें, दूरी का मात्रक अगर इसकी बात करें तो मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का मात्रक आया मीटर प्रति सेकेंड। और एक बात सदिश और अदिश राशियों में मैंने बताया था कि चाल को देखें तो ये अदिश राशि है। अब आएगा औसत चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान, इसकी परिभाषा को देखें तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे समय का अनुपात उसकी औसत चाल कहलाती है। अगर कोई गतिमान वस्तु कई चरणों में अपनी कुल दूरी को पूरा करती है तो चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को ही हम उसका औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये था हमारा चाल और औसत चाल के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे दिशा के साथ चाल। अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है दिशा के साथ चाल, और इसी को हम कहते हैं वेग। क्या है वेग ये देखते हैं। एकांक समय में
किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, और वेग बराबर लिखते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल। और इसके मात्रक को देखें तो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक आया मीटर प्रति सेकेंड। और बात करें तो आपको मैंने सदिश और अदिश राशियों में बताया कि वेग एक सदिश राशि है। इसके साथ साथ हम लोग चाल तथा वेग में अंतर देखते हैं। क्या है चाल तथा वेग में अंतर? अब हम इसके अंतर को डिफाइन करें तो चाल और वेग दो तरफ हमने लिख लिया, उसमें पहला कॉलम को देखते हैं। यहां पर हम दोनों के डिफिनीशन को, जैसा मैंने चाल का डिफिनीशन और वेग का डिफिनीशन दोनों बताया, उसको यहां पर नोट करेंगे। दूसरा, यहां पर देखिए चाल, इसकी बात करें तो ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वेग की बात करें तो ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा की बात करें तो विस्थापन में चूंकि ये सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि है। अगला टॉपिक, चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, और लेकिन वेग में देखें, वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ये था हमारा चाल तथा वेग में अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग परिवर्तन की दर, और उसी को कहते हैं हम त्वरण। अब हम लोग देखते हैं त्वरण या वेग परिवर्तन की दर, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब ये क्या, इसको देखते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का या उसका त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन से संबंधित है, तो त्वरण लिखते हैं वेग परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। मात्रक की बात करें, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और यहां पर समय का मात्रक हुआ सेकेंड, तो हम इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक और चीज, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वेग में परिवर्तन ऋणात्मक है, अर्थात प्रारंभ में वेग अधिक है और अंत में वेग कम है, तो अगर हम वेग परिवर्तन निकालें तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। तो जब वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो इस स्थिति को हम मंदन कहते हैं, और मंदन ये बताती है कि वो वस्तु रुकने या विरामावस्था में आने वाली है। अभी के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में मिलते हैं ग्राफी विधि से गति का समीकरण।